सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. नमस्कार विद्यार्थी मित्र, अभिभावक. सुधागढ़ विद्या संकुल चैनल में आपका स्वागत है. आज हम कक्षा 10वीं मराठी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम इसका प्रश्न पत्र और प्रश्न क्रमांक 4 व्याकरण इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे. इसके पहले भी मैंने बताया था कि कुल मिलाकर 80 अंक का प्रश्न पत्र 10वीं के लिए पूछा जाता है. हिंदी हमारी द्वितीय तथा तृतीय भाषा है. इसका विषय कोड जो है 15 है. कुल मिलाकर 80 अंक के लिए ये प्रश्न पत्र होता है. यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 जो गद्य के आधार पर है वो 20 अंक के लिए दिया गया है. प्रश्न क्रमांक 2 पद्य के आधार पर है जो 12 अंक के लिए है. प्रश्न क्रमांक 3 जो पूरक पठन है वो 8 अंक के लिए दिया गया है. और प्रश्न क्रमांक 4 भाषा अध्ययन तथा व्याकरण वो 14 अंक के लिए दिया गया है. जो आज हम इसी हिंदी व्याकरण भाषा अध्ययन विभाग क्रमांक 4 14 अंक के लिए जो बोर्ड में पूछे गए प्रश्न है तथा व्याकरण है उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे. और विभाग क्रमांक 5 यानी प्रश्न 5 जो रचना विभाग का है वो 26 अंक के लिए दिया गया है. सबसे पहले हम आज विभाग 4 भाषा अध्ययन व्याकरण 14 अंक का जो है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे. छात्रों, मैंने इसके पहले के लेक्चर में भी बताया था कि कोई भी आप विभाग कोई भी प्रश्न लिख सकते हैं जिसे आपको लगे कि यह प्रश्न मुझे अच्छी तरह से आता है तो वही छुड़ाना है. क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन. अगर आपका पहला प्रश्न अच्छी तरह से हल किया गया तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे और जो पेपर जाने वाला होता है तो ऑटोमेटिक उसके मन में एक ख्याल आता है कि छात्र होशियार है और अच्छे से अच्छे अंक मिलने शुरुआत होती है. अभी हम प्रश्न क्रमांक 4 भाषा अध्ययन 14 अंक के लिए जो है इसमें 100% अंक प्राप्त होते हैं. इसमें कटौती की कोई गुंजाइश नहीं है. लेकिन एक ख्याल रहे कि भाषा वर्तनी भाषा की गलतियां जिसे हम व्याकरण की गलतियां कहते हैं अगर वो ना हो तो तुम्हें हर प्रश्न में 100% अंक मिलते हैं. हमारे बोर्ड के
नियमों के अनुसार शुद्धता, शुद्ध हस्ताक्षर यह अनिवार्य है। और इसको मद्देनजर रखते हुए अगर व्याकरण में हम अच्छे से अच्छे अंक 14 में से 14 अंक प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रश्न के लिए नया पृष्ठ। जैसे हम व्याकरण का विभाग शुरू करते हैं तो यहां पर तुम्हें उत्तर पत्रिका में सिर्फ विभाग क्रमांक 4 व्याकरण इतना ही लिखना है। बहुत सारे छात्र संपूर्ण प्रश्न लिखते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ विभाग क्रमांक 4 व्याकरण और एक क्रमांक लिखकर जो पहला प्रश्न है वो लिखना है। अभी यहां पर जो पहला प्रश्न आएगा शब्द भेद, जिसे हम सव्यय कहते हैं। और यहां पर शब्द भेद में सव्यय और अव्यय। अभी शब्द भेद पहचानने के लिए एक अंक दिया गया है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो शब्द भेद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये सव्यय में आएगा, जिसे हम विकारी शब्द भी कहते हैं। और अविकारी शब्द जिसे हम अव्यय कहते हैं, उसके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। इसी तरह से ये अव्यय हैं 4। अभी समझो पहला प्रश्न व्याकरण का हमारा शब्द भेद में शब्द भेद पहचानना। तुम्हें कृति पत्रिका में शब्द भेद पहचानने के लिए एक कृति दी जाएगी। तो इसी तरीके से यहां पर मैंने बताया था कि शब्द भेद जो है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो तुम्हें उस प्रश्न का नंबर डालकर नंबर 1 और वो कौन सी संज्ञा है उसमें अधोरेखांकित किया गया होगा। अगर अधोरेखांकित नहीं भी किया हो तो उस वाक्य में से संज्ञा जो भी है, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, उसे ढूंढकर उसका भेद लिखना है। अभी यहां पर हम संज्ञा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जिस शब्द से किसी वस्तु, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान आदि के नामों का ज्ञान होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संक्षिप्त में संज्ञा यानी नाम, चाहे वो गुण दर्शाता हो, चाहे वो भाव दर्शाता हो, चाहे किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो। इसी तरीके से तुम्हें यहां पे ये भेद पहचानना होता है। अभी यहां पर हम देखेंगे कि संज्ञा के जो प्रकार हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा
और समूहवाचक संज्ञा। इस तरह से ये संज्ञा के प्रकार है। अभी तुम्हें प्रश्न दिया गया है कि शब्द भेद पहचानिए। अगर उसमें संज्ञा है तो तुम्हें उस शब्द को लिखकर उसके आगे लिखना है संज्ञा। अगर यहां पर तुमने लिखा विस्तृत में कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक है या जातिवाचक है या द्रव्यवाचक है या समूहवाचक है तो बहुत ही अच्छा। लेकिन अगर छात्र कंफ्यूज है, उसे मालूम नहीं है कि यह कौन सा संज्ञा का प्रकार है, तो वो सिर्फ संज्ञा ही लिखे, सिर्फ संज्ञा ही लिखे। उदाहरण के तौर पर आपने संज्ञा लिखा लेकिन वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी और आपने गलती से उसे जातिवाचक संज्ञा दिया तो यहां पर आपके आधे अंक काट दिए जाएंगे, क्योंकि आपने संज्ञा का प्रकार गलत बताया। तो छात्रों से यह निवेदन है कि आए जानकारी हो तो ही उसका संज्ञा का या किसी शब्द भेद का भेद बताइए, वरना सिर्फ संज्ञा ही लिखिए, क्योंकि संज्ञा लिखने से आपको पूरे अंक मिलेंगे। उसके प्रकार लिखेंगे तो सही होगा तो आप पूरे अंक मिलेंगे, लेकिन यहां पर अगर संज्ञा में आपका भेद लिखते वक्त गलत हुआ तो आपके आधे अंक काट दिए जाएंगे। तो यही अच्छा है कि आप सिर्फ संज्ञा ही लिखें। अगर हम यहां पर देखें व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों को बताया जाता है। भाववाचक संज्ञा में भाव का यहां पे वर्णन किया जाता है, सूचित किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा में विशिष्ट जाति का बोध होता है। द्रव्यवाचक में द्रव्य का बोध होता है, जैसे पानी है, दूध है। और समूहवाचक संज्ञा में किसी समूह का, किसी गुट का यहां पे बोध होता है। तो इसी तरीके से ये पहला जो है हमारा संज्ञावाचक। दूसरी बात, दूसरा जो हमारा शब्द भेद है वो सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, नाम के स्थान पर किया जाता है, नाम के जगह पर किया जाता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप हो, तुम हो, मैं, वह, यह, हम बार बार किसी का नाम नहीं ले सकते, इसलिए नाम के एवज में आने वाला शब्द सर्वनाम। सर्वनाम नामों की जो पुनरावृत्ति होती है उसे रोकता है। इसी तरह से इस सर्वनाम के भी 6 प्रकार हैं। सर्वनाम के 6 भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इसी तरह से सर्वनाम के ये 6 भेद हैं। अगर आपको प्रश्न में शब्द भेद पहचानिए ये प्रश्न आया, ये कृति आ गई, तो आपको लिखना है सर्वनाम। वो जो शब्द लिख के सर्वनाम लिखना है, अगर सर्वनाम हो तो सर्वनाम लिखना है और उसका भेद लिखना है। अगर आपको लगे कि ये भेद सही है तो ही भेद लिखे, वरना ना लिखे, सिर्फ सर्वनाम लिखे। उसमें आपको पूरे अंक मिलेंगे, 1 अंक का प्रश्न होता है। अगर आप सर्वनाम लिखकर उसका भेद लिखने में गलती करेंगे तो यहां पर आधा अंक काट दिया जाएगा आपको। इसलिए बेहतर है कि आप सिर्फ सर्वनाम लिखे, ना कि उसका भेद लिखे। अगर सर्वनाम आया तो ही ऐसे करना है। अगर
यहाँ पर संज्ञा आई, उसी तरह से ये करना है। अभी तीसरा जो विशेषण, शब्द भेद जो है उसका तीसरा जो है विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला ये विशेषण कहलाता है। चाहे उसमें गुण हो, चाहे उसमें दोष हो, रूप हो, रंग हो, आकार हो, आदि का बोध कराता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला, उसमें वो गुण भी बता सकता है, दोष भी बता सकता है, रूप रंग आकार भी बता सकता है। इसी तरह से विशेषण के 4 प्रकार हैं। ये विशेषण के भेद, विशेषण के प्रकार। जो पहला प्रकार है विशेषण का, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अभी आपको प्रश्न आया, कृति आ गई कि व्याकरण की कि शब्द भेद पहचानिए, विशेषण आ गया, उसमें विशेषण होगा तो आपको लिखना है विशेषण। अगर उसका प्रकार लिखे तो बहुत ही अच्छा। तो पहला जो है गुणवाचक विशेषण। यह विशेषण गुण, रूप, रंग, आकार, दोष आदि बताता है। दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। ये परिमाणवाचक नापना और तौलना बताता है। इसमें निश्चय परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तीसरा जो है वो संख्या का बोध कराता है। उसके 2 प्रकार है, निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। जिसमें निश्चित संख्या का बोध होता है, मेरे जैसे के तौर पर उदाहरण, मेरे पास 10 रुपए हैं, ये 10 निश्चित संख्यावाचक हो गए। मेरे पास कई रुपए हैं, कई अनिश्चित संख्यावाचक। यानी जिसमें निश्चित और अनिश्चित संख्या का बोध होता है वो संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह परिमाणवाचक में जिसमें निश्चित परिमाण है, जैसे मैं बताया था नापना और तौलना, के डाक बंगला यहां से 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर ये निश्चित परिमाण है, परिणाम वो नापी मोजता है, बताता है हमको, अंतर बताता है। डाक बंगला यहां से 2 किलोमीटर। अगर प्रश्न आया 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर क्या होगा? विशेषण। कौन सा? सॉरी, परिमाण विशेषण आएगा और परिमाणवाचक विशेषण, ऐसा एक। दूसरा उदाहरण लेंगे, डाक बंगला यहां से कोसों दूर है, कोसों विशेषण है लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक, अंतर बताता है लेकिन मालूम नहीं कितना दूर है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसी तरीके से जिसमें निश्चित का बोध होता है वो निश्चित, और जिसमें अनिश्चित का बोध होता है अनिश्चित। और पहला जो हमने बताया था कि गुणवाचक विशेषण, जिसमें गुण, रूप, रंग, आकार आदि का बोध होता है, वो गुणवाचक विशेषण। उसकी सुंदरता चारों ओर छाई हुई थी, सुंदरता विशेषण, गुणवाचक विशेषण। इसी तरीके से यहां पर ये विशेषण के भेद है। मैंने बताया था कि आपको ऐसा शब्द भेद आया, आपको आ रहा है कि ये शब्द भेद विशेषण है तो विशेषण लिखना है। अगर आप कंफ्यूज है कि बाबा ये गुणवाचक है या परिमाण है या निश्चित है या अनिश्चित है या संख्यावाचक है या सार्वनामिक है, नहीं मालूम, तो आप सिर्फ विशेषण लिखे तो भी आपको पूरे अंक मिलेंगे, 1 अंक पूरे मिलेंगे। अगर आप कंफ्यूज होकर उसका प्रकार गलत बताए तो यहां पर आपको आधा अंक काट दिया जाएगा। तो बेहतर है कि आप सिर्फ विशेषण लिखे, जो अगर विशेषण हो
तो विशेषण लिखे, संज्ञा हो तो संज्ञा लिखे, सर्वनाम हो तो सर्वनाम लिखे। नेक्स्ट, इसके बाद शब्द भेद का जो हमारा चौथा प्रकार है वो क्रिया। जिन शब्दों से किसी क्रिया का या किसी कार्य का होने का बोध होता है वो क्रिया। जैसे क्रिया होती है, मैं चल रहा हूं, चलने की क्रिया, मैं आ रहा हूं, आने की क्रिया, मैं दौड़ रहा हूं, दौड़ने की क्रिया, मैं लिख रहा हूं, लिखने की क्रिया, मैं हंस रहा हूं, हंसने की क्रिया। ये सारे क्रियाएं हैं। जैसे लिखना, हंसना, भागना, घूमना, चलना, फिरना, ये सब क्रियाएं हैं। और ये क्रिया का बोध कराता है, किसी कार्य का बोध कराता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो इसी तरह से जैसे उदाहरण, एक वाक्य, मैंने खाना खाया, तो इसमें खाया ये शब्द है, हाँ, ये क्रिया है। नेक्स्ट, तो इसी तरीके से ये देखो उदाहरण, राजीव अच्छा क्रिकेट खेलता है। खेलता है, खेलता के नीचे अधोरेखांकित किया है। अगर समझो आपको प्रश्न में यह आया कि राजीव अच्छा क्रिकेट खेलता है, शब्द भेद पहचानिए, तो आपको सिर्फ खेलता लिखकर उसके आगे लिखना है क्रिया, बाकी कुछ नहीं लिखना। समझ में? खाली उस प्रश्न का नंबर डालेंगे। जैसे प्रश्न क्रमांक 4 ओ, प्रश्न क्रमांक 4(1) खेलता, उसके आगे डैश करके क्रिया, क्योंकि यहाँ पे खेलता ये क्रिया है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। नैना रोज स्कूल जाती है। जाती, जाने की क्रिया, तो आपको लिखना है जाती क्रिया, डैश लिखे क्रिया, हो गया, आपको 1 अंक मिल गए। तीसरा, मनोज ने अच्छा गाना गाया था। गाने की क्रिया है यहाँ पे, सुनाने, गाना सुनाने की, तो गाया यह क्रिया है। तो इसी तरह को आपको क्या लिखना है, गाया क्रिया। इसी तरह से शब्द भेद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये भेद होते हैं। आपको यहां पर बताना है कि ये कौन सा भेद है। आपको यही पूछा जाएगा कि इस वाक्य में से शब्द भेद को पहचान कर लिखिए। तो आपको पहचानना है या चुन कर लिखिए, पहचान कर उसका भेद लिखना है। उसके लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। नेक्स्ट, अभी दूसरा अव्यय, जिसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द, अभी प्रश्न क्या आएगा, अवयवों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब ये प्रश्न आएगा, आपको वाक्य में प्रयोग करना है, तो इसके पहले हमें अवयव की जानकारी प्राप्त करना होगी, अवयव के बारे में देखना होगा। वाक्य का दूसरा, अव्यय का वाक्य में प्रयोग करना 1 अंक। पहला 1 अंक शब्द भेद पहचानना, दूसरा अव्यय का वाक्य में प्रयोग करना। अब हम अव्यय के बारे में जानकारी लेंगे, जिसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, ये 4 प्रकार हमने देखा। अब इसका हम पहला प्रकार देखेंगे, क्रिया का। अभी हमारा पहला प्रकार क्रिया विशेषण अव्यय। अभी हमें अव्यय का वाक्य में प्रयोग करना है, तो उसके पहले हम अव्यय की जानकारी लेना है। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। हम क्रिया कर रहे हैं और उस क्रिया में क्रिया की विशेषता बतलाता है। जैसे गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, यहां पे चलने की क्रिया है। फिर प्रश्न पूछे कैसी चल रही है, तो धीरे धीरे, यह उसका जवाब हो गया। यानी गाड़ी चल रही है और विशेषता है धीरे धीरे।
तो ये क्रिया विशेषण हो गए, यानी क्रिया की विशेषता बतलाने वाला। बहन कल आएगी, ये उदाहरण है। क्रिया कई की है, आने की, और कब आएगी, कल आएगी, यानी क्रिया की विशेषता कल है। आप तुरंत चले आओ, चले आओ यानी आने की क्रिया। कैसे आना है, विशेषता क्या है, तुरंत। तो यहां पर आपको क्रिया बताना नहीं पड़ता, तो क्रिया की विशेषता बता। पहले हम देखेंगे क्रिया कौन सी है, और यहां पर क्रिया की विशेषता पहचानना। तो यहां पर तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, ये प्रकार है। ये यहां पे है। वर्षा तेज हो रही है, होने की क्रिया। कैसी वर्षा हो रही है, तेज हो रही है, ये तेज क्रिया विशेषण। अब आपका उदाहरण कैसा लेंगे, अब हमें बर्दाश्त नहीं होता। अब ये क्रिया की विशेषता, होने की क्रिया बर्दाश्त। रात, रात बहुत गहरी है, एक रात की विशेषता है। धीरे धीरे बताया मैं कि गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, चलने की क्रिया, धीरे धीरे विशेषता। प्रतिदिन, मैं प्रतिदिन पढ़ाई करता हूं, पढ़ाई करने की क्रिया कैसी करता है, प्रतिदिन। ये प्रतिदिन यहाँ पे क्रिया की। तो आपको पेपर में, उत्तर पत्रिका में यही लिखना है, क्रिया नहीं लिखना, तो बल्कि क्रिया की विशेषता लिखना है। जैसे धीरे धीरे है, तेज है, रात है, प्रतिदिन है। उसके हस्ताक्षर सुंदर हैं, तो सुंदर ये विशेषता। तो आपको ये भेद पहचानना है। सुंदर क्रिया विशेषण है, धीरे क्रिया विशेषण है। अब यहां पे आपको प्रयोग करना है, वाक्य में प्रयोग। जैसे आपको सुंदर दिया है, तो आपको सुंदर का वाक्य में प्रयोग करना है। मेरे हस्ताक्षर सुंदर हैं। तो इसी तरीके से यहां पर यह क्रिया विशेषण बतलाता है। तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। दूसरा, समुच्चय बोधक अव्यय। अभी इसमें एक शब्द दूसरे शब्द को, एक वाक्य दूसरे वाक्य को, या एक शब्द समूह दूसरे शब्द समूह को जोड़ता है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। हम फिर से देखेंगे, एक शब्द दूसरे शब्द को, जैसे राम और श्याम मित्र हैं। राम एक शब्द हो गया, श्याम एक शब्द हो गया। राम और श्याम को और ने जोड़ा है, ये और समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा, एक वाक्य दूसरे वाक्य को, जैसे छात्रों ने देखा कि अध्यापक आ रहे हैं। छात्रों ने देखा एक वाक्य है, अध्यापक आ रहे हैं दूसरा वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को की ने जोड़ा है, दोनों का समुच्चय किया है, इसलिए की समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे राम और श्याम मित्र है, और यहां पे समुच्चय बोधक अव्यय। छात्रों ने देखा कि अध्यापक आ रहे हैं, कि ये समुच्चय बोधक अव्यय है, ये दोनों वाक्य को देखा है। और इसी तरह से एक शब्द समूह दूसरे शब्द समूह को जोड़ने वाला, ये समुच्चय बोधक अव्यय। इसी तरह से यहां पर समुच्चय बोधक अव्यय में और, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, क्योंकि, कि, जो, कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, इसलिए, इसी तरह से ये यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय दर्शाने वाले शब्द होते हैं। ये समुच्चय बोधक अव्यय है। तो इसी तरीके से हमें समुच्चय बोधक
अवयव को पहचानना है, समुच्चय बोधक अवयव को पहचानना है। नेक्स्ट, संबंध बोधक अव्यय। बहुत सारे छात्र यहां पर एक गलती करते हैं कि संबंध सूचक लिखते हैं। संबंध सूचक नहीं, संबंध बोधक अव्यय। यहां पे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताता है उसे संबंध बोधक कहते हैं। वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ निर्धारित करते हैं, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। फिर से देखेंगे हम, वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ निर्धारित करते हैं, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे मेरे घर के सामने बगीचा है, के सामने, ये संबंध सूचक अव्यय। राम के बाद कोई अवतार नहीं होगा, के बाद ये संबंध सूचक अव्यय होगा। यहां पर एक बताना चाहता हूं मैं कि ये संबंध बोधक अव्यय अथवा संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक भी लिख सकते हैं, संबंध सूचक अव्यय। ठीक है, तो इसी तरह से ये संबंध सूचक अव्यय में के बाद आसान तरीका पहचानने के लिए क्या है, देखो उसका, के बाद, के लिए, के वास्ते, की खातिर, की अलावा, की और, ये इसके पहले का, की, के इसी तरह आता है। तो सबसे आसान तरीका ये है संबंध सूचक अव्यय पहचानने का कि के लिए, के वास्ते, की खातिर, की और, के अलावा, ये आता है। तो इसी तरह से ये अगर आया तो ये संबंध सूचक अव्यय ये हमें पहचानना है। ठीक है, या वाक्य में प्रयोग करना। इसके बाद चौथा जो प्रकार है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। कैसा है, विस्मयादि बोधक अव्यय। अभी यहां पर देखो, विस्मयादि बोधक अव्यय ये ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावनाओं को व्यक्त करता है, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इस वाक्य का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं रहता, यानी इस अव्यय का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं रहता, बल्कि वक्ता के यानी कर्ता के आनंद, भय, तिरस्कार, घृणा आदि भावनाओं को व्यक्त करता है। यानी इस का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं है, वो सिर्फ वक्ता के या कर्ता के भावों को सूचित करता है। उसमें आनंद हो गया, आश्चर्य हो गया, हर्ष हो गया, शौक आ गया, घृणा आ गई। तो इसी तरह से ये विस्मयादि बोधक, जैसे बाप रे कितना बड़ा आजदा है, आजदा यानी अजगर, बाप रे, इसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। कितना बड़ा आजदा है, कितना बड़ा आजदा, अपने आप पूर्ण हो गया वाक्य। बाप रे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो बोलने वाला है या जो करता है उसका ये भाव को व्यक्त करता है। तो इसी तरह से वाह क्या ताज है, वाह विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना है, उसके बाद ये करना है। तो इसी तरीके से आपको यहां पे विस्मयादि बोधक अव्यय, इसको तुम्हें पहचानने के लिए कहा जाएगा या वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा। तो इसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 4 व्याकरण का, प्रश्न क्रमांक 4 व्याकरण का तुम्हें 100% अंक देने वाला अंक है। और इसमें पहला हमने देखा प्रश्न क्रमांक 4 एक शब्द भेद पहचानना, आपको शब्द भेद पहचानना है। और इसमें एक अंक प्राप्त होगा। ध्यान रखें कि
वर्तनी की गलतियां ना हो, यानी व्याकरण की गलती ना हो, जैसे रस्व है, दीर्घ है, काना है, मात्राएं, अच्छे हस्ताक्षर हो, सुंदरता, आकर्षकता, ये आपके अंकों को बढ़ाती है। आपका कुर्सी पत्र यानी आपका पर्चा जितना आकर्षक होगा, जितना सुंदर होगा, उतने आपके अंक प्राप्त हो जाएंगे। आकर्षकता और सुंदरता ये आपके अधिक अंकों की कुंजी है। तो इसमें दूसरा हम देखें कि अवयव का वाक्य में प्रयोग, आपको अवयव का वाक्य में प्रयोग करना है। आपको कोई भी अव्यय दिए जाएंगे, 4 अव्यय, जैसे क्रिया विशेषण है, संबंध सूचक है, विस्मयादि बोधक है, क्रिया विशेषण है, तो आपको दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पार्ट में हम व्याकरण का दूसरा भाग ले लेंगे। और सुधागढ़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।